देखिए, जमानत याचिका दायर नहीं तो अब क्या करेंगे खान सर? खान सर से जुड़ी हुई ये खबर बताने वाले हैं आगे, और इसके बाद फिर हम लोग बात करने वाले हैं पवन सिंह से जुड़ी हुई खबर की। आखिर पवन सिंह को बीजेपी ने क्यों बनाया एमएलसी उम्मीदवार, इस पर हम लोग आगे बात करने वाले हैं। और फिर बात होगी झारखंड की। झारखंड महागठबंधन में घमासान क्यों मचा हुआ है, इस पर हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। और फिर बात होगी लालू परिवार की। लालू परिवार की सुरक्षा पर अब सियासत हो रही है। कल तक बंगले पर सियासत, आज सुरक्षा पर सियासत। इसको हम लोग आगे डिटेल में समझेंगे। देखिए, खान ग्लोबल स्टडीज में हुई तोड़फोड़ और कथित फायरिंग के मामले में खान सर की मुश्किलें थम नहीं रही हैं। कोर्ट में फैजल खान उर्फ खान सर की जमानत याचिका कोर्ट में दायर नहीं हो पाई। मतलब खान सर पर गिरफ्तारी की तलवार अभी भी लटक रही है। 2 जून की रात खान ग्लोबल स्टडीज में कथित तोड़फोड़ और फायरिंग के मामले में चर्चित कोचिंग संचालक फैजल खान उर्फ खान सर की मुश्किलें फिलहाल कम होती नजर नहीं आ रही। एफआईआर दर्ज होने के बाद से खान सर लगातार अंडरग्राउंड चल रहे हैं। शनिवार को पूरे दिन कोर्ट में गहमागहमी दिखी। एक ओर कोर्ट के बाहर भारी संख्या में पुलिस के जवान तैनात रहे, तो दूसरी ओर दिन भर ये कयासबाजी चलती रही कि खान सर कोर्ट में सरेंडर करने वाले हैं। इसी बीच उनके वकीलों की तरफ से कोर्ट में जमानत याचिका दायर करने की कोशिश की गई। वो भी नहीं था ना, खान सर क्यों आएंगे? एंटीसिपेटरी का है जब रास्ता, तो एंटीसिपेटरी फाइल होगा उनका, तो सरेंडर क्यों करेंगे? लेकिन कोर्ट का समय खत्म होने तक खान सर की जमानत के लिए याचिका दायर नहीं हो सकी, जिसकी वजह से खान सर पर गिरफ्तारी की तलवार अभी भी लटक रही है। धारा के अनुसार पुलिस क्या कार्रवाई कर सकती है? पुलिस को तो पावर है, अरेस्ट किसी को कर सकती है, लेकिन अब वारंट लेना पड़ेगा। बता दें कि 2 जून को रात 10 बजे पूरे विवाद की शुरुआत हुई। खान जीएस में तोड़फोड़ और फायरिंग का आरोप लगाया गया। अगले दिन खान सर के समर्थन में छात्र सड़कों पर उतरे। नतीजा ये हुआ कि एक दूसरे कोचिंग संचालक रोशन आनंद समेत 3 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट कर जेल भेज दिया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब 4 जून को एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें एक व्यक्ति फायरिंग करते दिख रहा है। ये कोई और नहीं बल्कि खान ग्लोबल स्टडीज का गार्ड था। पुलिस ने 2 गार्ड को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो पूरी कहानी ही बदल गई। दोनों गार्ड ने फायरिंग की बात तो कबूल कर ही ली, साथ में ये भी कहा कि खान सर ने ही गोली चलाने को कहा था। हालांकि खान सर की तरफ से बार बार कहा गया कि गोली आत्मरक्षा में चलाई गई और वो पुलिस को पूरा सहयोग करने के लिए तैयार है। लेकिन पुलिस ने जैसे ही एफआईआर दर्ज की, खान सर गायब हो गए। सवाल है कि पुलिस से क्यों भाग रहे हैं खान सर? कुछ गलत नहीं की तो फिर अंडरग्राउंड क्यों हुए फैजल खान? जमानत याचिका दायर न होने के बाद क्या करेंगे खान सर? आखिर कब तक पुलिस से लुका छुपी का खेल खेलेंगे खान सर? न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण, रजनीश, विनीता मिश्रा और धर्मेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आइए अब सवालों के जरिए इस खबर को समझते हैं। देखिए, एफआईआर दर्ज होने के बाद आखिर कहां गायब है खान सर, ये सवाल उठ रहे हैं। अगर गलत नहीं है खान सर तो फिर क्यों गायब हो गए? छात्रों को नैतिकता पढ़ाने वाले खान सर आखिर पुलिस से क्यों भाग रहे हैं? क्यों कहीं छुपकर बैठे हैं? जमानत याचिका दायर नहीं तो अब क्या करेंगे खान सर, ये सवाल है। दरअसल ये नौबत तब आई जब 2 कोचिंग संचालकों का विवाद तोड़फोड़ से आगे बढ़ते हुए गोली चलाने तक पहुंच गया। ऐसे में ये समझना जरूरी है कि शिक्षा का मंदिर या फिर ये कोचिंग की मंडी है। आइए अब कुछ आंकड़ों को देख लेते हैं। देखिए, पटना में हर 3 से 5 लाख छात्र यहाँ पर हर साल तैयारी करने के लिए आते हैं। और प्राइवेट कोचिंग की अगर बात करें तो अनुमान यह है कि 2000 से 3000 कोचिंग सिर्फ पटना में चल रहे हैं। अब देखिए, पटना में कितने प्राइवेट कोचिंग चल रहे हैं इसकी अगर बात करें तो 2000 से 3000 ऐसे अनुमानित कोचिंग हैं। और यहाँ पर देखिए, ये एक तरीके से बिजनेस के तरीके से काम करता है। बिहार के कोचिंग से जुड़े बिजनेस का कितना राजस्व पटना से आता है इसकी बात करें तो 33% से ज्यादा। और आखिर ये कोचिंग संचालक जो हैं वो कितना कमाते हैं, तो पटना का जो सालाना टर्नओवर है वो 250 करोड़ से लेकर के 500 करोड़ तक है। अब देखिए, अगर पूरे भारत के कोचिंग मार्केट की बात कर लें तो भारत का कुल कोचिंग मार्केट जो है वो 58,000 करोड़ का है, जिसमें अकेले पटना का कोचिंग मार्केट 500 करोड़ तक का। तो ऐसे में
फिर सवाल वही है कि शिक्षा का ये मंदिर है या फिर कोचिंग मंडी है, क्योंकि जहां इतना पैसा होगा वहां तो वर्चस्व की जंग होगी ही, और इसी की लड़ाई यहां पर अभी 2 तारीख से शुरू हुई है। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे, और अब बात सियासत की। लालू राबड़ी की सरकारी सुरक्षा में कटौती के बाद सियासत तेज है। लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के बाद तेजस्वी यादव ने भी अपनी सरकारी सुरक्षा वापस कर दी है, और इसके बाद सियासत और ज्यादा तेज हो चुकी है। आरजेडी नेताओं का यह कहना है कि अब पार्टी कार्यकर्ता ही उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। ये तस्वीर पटना के 10 सर्कुलर रोड बंगले के बाहर की है, और दरवाजे के बाहर खड़े ये हैं आरजेडी के कार्यकर्ता। तस्वीरें जरा देखिए, यहाँ पे बड़े संख्या में जो कार्यकर्ता है वो पहुंचे हैं, लाठी लेकर के पहुंचे हैं। दरअसल आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी की सरकारी सुरक्षा में कटौती के बाद सियासत तेज हो चुकी है। पहले लालू प्रसाद और राबड़ी देवी ने सरकारी सुरक्षा वापस की, सुरक्षा कर्मियों को घर से बाहर जाने को कहा, और फिर उसके बाद लालू प्रसाद के छोटे बेटे और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी अपनी सरकारी सुरक्षा वापस कर दी। आरजेडी नेताओं का कहना है कि अब पार्टी कार्यकर्ता ही उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। अब डरे हुए लोग हो, अकेले मुकाबला करने की ताकत किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है राष्ट्रीय जनता दल के। एक और आरजेडी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि सरकार नियमों के बजाय राजनीतिक बदले की भावना से काम कर रही है। सबके सुरक्षा में कमी इस बात को दर्शाता है कि सरकार कहीं न कहीं बदले की भावना से काम कर रही है। राबड़ी की सुरक्षा घटा दी जाएगी, लालू जी की सुरक्षा घटा दी जाएगी, तो ये घटिया राजनीति है और बीजेपी का रक्त चरित्र ही घटिया है। तो दूसरी ओर एनडीए ने विपक्ष पर बेवजह राजनीति करने का आरोप लगाया है। बिहार सरकार के 125 से ज्यादा कर्मी लालू परिवार की सुरक्षा में लगे हुए हैं। बता दें कि शुक्रवार को सरकार ने कुछ नेताओं की सुरक्षा में संशोधन का आदेश जारी किया। लालू प्रसाद और राबड़ी देवी की Z+ सुरक्षा में कटौती की गई। हालांकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की Y+ सुरक्षा पहले की तरह जारी रहेगी, लेकिन तेज प्रताप यादव, मीसा भारती और राजश्री यादव की सुरक्षा व्यवस्था भी नए नियमों के अनुसार तय की गई है। तेज प्रताप को पहले A कैटेगरी की सुरक्षा मिलती थी, लेकिन अब उन्हें एक अंगरक्षक मिलेगा। सांसद मीसा भारती को 3 सुरक्षा कर्मियों की सुरक्षा मिलेगी, तो तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री को भी 1 सुरक्षा कर्मी मिलेगा। सरकार के निर्णय के बाद सियासत तेज है। लालू परिवार ने सरकारी सुरक्षा वापस कर विरोध जताया है, तो सत्ता पक्ष के नेताओं का कहना है कि सब कुछ नियम के अनुसार किया गया है। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। लालू राबड़ी की सुरक्षा पर आखिर सियासत क्यों हो रही है, आइए हम लोग समझते हैं। देखिए, लालू परिवार की सुरक्षा में बड़ा बदलाव हुआ है। लालू प्रसाद और राबड़ी देवी की Z+ सुरक्षा में कटौती की गई है। हालांकि तेजस्वी यादव की Y+ सुरक्षा पहले की तरह ही बरकरार है, जबकि तेज प्रताप को 1 अंगरक्षक की सुरक्षा दी गई है। अब देखिए, सुरक्षा में कटौती से लालू परिवार नाराज है। लालू राबड़ी ने सरकारी सुरक्षा लौटा दी है और तेजस्वी यादव ने भी सुरक्षा वापस कर दिया है। तो देखिए, सुरक्षा कटौती के बाद विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है और यह कहा गया है कि जानबूझकर सुरक्षा में कटौती की गई है। अब देखिए, विपक्ष ने जो आरोप लगाए हैं उस पर सत्ता पक्ष ने क्या जवाब दिया है वो भी समझ लीजिए। सब कुछ नियम से हो रहा है, जरूरत के हिसाब से सुरक्षा मिलती है, इसे बेवजह राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है, ऐसा विपक्ष का कहना है। यानी कि जिसको जितनी जरूरत है सुरक्षा की उतनी उनको दी जा रही है। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। एमएलसी चुनाव में टिकट मिलने के बाद देखिए, भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह बीजेपी दफ्तर आए और बीजेपी ऑफिस में कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत भी किया। तो बिहार बीजेपी अध्यक्ष ने उन्हें गले लगाया। पवन सिंह ने यह कहा कि वो अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाएंगे और बिहार में एनडीए का झंडा लहराता रहेगा। जो मुझे जिम्मेदारी मिली है उसको सच्चे दिल से निभाऊंगा, ये मेरा वादा है। भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह को लेकर साल 2024 से ही कयासबाजी का दौर चल रहा था। पवन सिंह सांसद बनेंगे या विधायक बनेंगे, बीजेपी में उनकी क्या भूमिका होगी, अब सब कुछ तय हो गया है।
ये तस्वीरें हैं बीजेपी के प्रदेश कार्यालय की, जहां पावर स्टार पवन सिंह का जलवा दिख रहा है। एमएलसी चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार बनाए जाने के बाद पवन सिंह जब बीजेपी कार्यालय पहुंचे तो प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी ने उन्हें गले लगा लिया। कार्यकर्ताओं ने पवन सिंह का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस खास मौके पर पवन सिंह ने कहा कि जो उन्हें जिम्मेदारी मिली है उसे पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। बिहार में एनडीए का झंडा लहराता रहेगा। मैं पहले तो कलाकार हूँ, सिंगर हूँ, एक्टर हूँ और मुझे मेरी जनता ने ही बनाई है और आज मैं यहाँ बैठा हूँ, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है और जो मुझे जिम्मेदारी मिली है उसको सच्चे दिल से निभाऊंगा, ये मेरा वादा है। आपने एक गाना गाया, जोड़ी हिट हो गई मोदी और नीतीश की और उसके बाद एक बड़ी बहुमत से यहाँ पर सरकार बनी। तो ये तो खुशी की बात है ना, ये सौभाग्य की बात है। सरकार बन गई और हमके लगा था कि ये झंडा हमेशा लहरात रही। बीजेपी दफ्तर के बाद पवन सिंह सीएम सम्राट के लोक सेवक आवास पहुंचे। सीएम सम्राट के साथ पवन सिंह के मुलाकात की खुशनुमा तस्वीर सामने आई। 2024 के लोकसभा चुनाव में काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने के बाद पवन सिंह की बीजेपी से नाराजगी चल रही थी, लेकिन वक्त के साथ ये रिश्ता गहरा हो गया। विधानसभा चुनाव में पवन सिंह ने बीजेपी के लिए जोरदार प्रचार किया। अब पवन सिंह को बीजेपी ने बिहार के उच्च सदन में भेजने का फैसला कर लिया है। पवन सिंह का एक अलग ही स्टारडम है। पवन सिंह को बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद बीजेपी का जोश हाई है। आने वाले समय में पार्टी को इसका सीधा फायदा मिलेगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। खबर को अब समझिए, पवन सिंह को बीजेपी ने आखिर क्यों एमएलसी उम्मीदवार बनाया है। देखिए, पवन सिंह को बीजेपी ने एमएलसी उम्मीदवार घोषित कर दिया है। पवन सिंह भोजपुरी फिल्मों के बड़े स्टार हैं, पावर स्टार इनको माना जाता है। भोजपुरी बेल्ट में पवन सिंह की फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा है। 2024 में पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़े तो एनडीए को नुकसान हुआ। लोकसभा चुनाव में एनडीए शाहबाद की चारों सीट जो है वो हार गई। विधानसभा चुनाव में पवन सिंह ने एनडीए का प्रचार किया। 2025 में शाहबाद की ज्यादातर सीट पर एनडीए की जीत हुई। पवन सिंह के समर्थक उनके लिए पद की उम्मीद लगाए बैठे थे। बीजेपी ने पवन सिंह को विधानसभा चुनाव में मेहनत का इनाम दे दिया। पवन सिंह के एमएलसी बनने पर एक बहुत बड़ा वर्ग खुश होगा। पवन सिंह के समर्थकों का सपोर्ट बीजेपी को मिल सकता है और इन्हीं सब फायदों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने पवन सिंह को एमएलसी उम्मीदवार बनाया है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। राज्यसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में देखिए महाभारत छिड़ी हुई है। 2 सीटों पर दावेदारी को लेकर के सहयोगी दल आमने सामने है। जेएमएम कह रहा है कि दोनों सीटों पर उसका स्वाभाविक अधिकार है, जबकि कांग्रेस ने प्रणव झा को उम्मीदवार घोषित करके सियासी पारा बढ़ाया हुआ है। अब सवाल यह है, क्या राज्यसभा की सीटों पर टकराव महागठबंधन की एकता पर भारी पड़ेगा? देखिए रिपोर्ट। 2 सीटों पर सियासी संग्राम, महागठबंधन में क्यों मचा घमासान? गठबंधन धर्म पर क्यों छिड़ी जंग? राज्यसभा की जंग में टूटेगा गठबंधन का संतुलन। झारखंड में फिर शुरू होगी हॉर्स ट्रेडिंग की चर्चा। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों को लेकर अब एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति बनती नजर आ रही है। महागठबंधन के भीतर ही सीटों की लड़ाई खुलकर सामने आ गई है। जेएमएम ने साफ किया कि राज्य की दोनों राज्यसभा सीटों पर उसका स्वाभाविक अधिकार है, लेकिन कांग्रेस के एकतरफा फैसले ने गठबंधन की सियासत में नया भूचाल ला दिया। दरअसल कांग्रेस ने गुरुवार को अचानक प्रणव झा को अपना उम्मीदवार घोषित किया और इस फैसले से जेएमएम नाराज है। निर्णय लेके उन्होंने हमें ठेस पहुंचाया है और पार्टी की भावना को हेमंत बाबू समझते हैं और उचित निर्णय लेंगे। उधर महागठबंधन के भीतर इस तकरार ने बीजेपी को बड़ा राजनीतिक मौका दिया। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस ने हमेशा जेएमएम को कमजोर करने का काम किया और सत्ता की राजनीति के लिए उसका इस्तेमाल किया है।
अब राज्यसभा की सीटों का सवाल आया तो दोनों दलों के बीच भी खींचतान खुलकर सामने आ गई है। कांग्रेस का एक ही मकसद है कि जिस राज्य में उसकी सरकार चलती है, उसकी समर्थन से सरकार चलती है, दिन भर की तरह जांच करके उस राज्य को खोखला करने का काम है। दूसरी तरफ कांग्रेस अपने फैसले से बचाव में जुटी है। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि पार्टी गठबंधन के भीतर ही चुनाव लड़ रही है और उसके प्रत्याशी को पूरा समर्थन मिलेगा। लेकिन जेएमएम की नाराजगी ने कई सवाल खड़े कर दिए। 2 सीटें, 4 दावेदार और महागठबंधन में बढ़ती तकरार। राज्यसभा चुनाव से पहले झारखंड की राजनीति में सब कुछ सामान्य नहीं दिख रहा। अब देखना होगा कि गठबंधन के नेता इस विवाद का समाधान निकाल पाते हैं या फिर राज्यसभा की लड़ाई महागठबंधन के भीतर नई सियासी दरार पैदा करती है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से निरंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। झारखंड में देखिए राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव है। जेएमएम ने 1 सीट पर उम्मीदवार उतारा है तो कांग्रेस ने भी 1 सीट पर उम्मीदवार उतारा है। जेएमएम ने बैजनाथ राम को पार्टी की ओर से राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। दूसरी ओर कांग्रेस ने प्रणव झा के नाम का ऐलान कर दिया है। अब देखिए दोनों ही सहयोगी दलों ने एक तरफ उम्मीदवार उतारे हैं, यहां तक तो ठीक था, लेकिन जेएमएम दोनों सीटों पर उम्मीदवार उतारना चाहता है। जेएमएम ने 2 उम्मीदवार उतारे तो महागठबंधन में लड़ाई बढ़ जाएगी। अब क्योंकि झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव है। झारखंड विधानसभा में कुल 81 विधायक हैं, जिसमें एक उम्मीदवार को जीतने के लिए 28 वोट चाहिए। तो महागठबंधन के पास 56 वोट हैं, यानी कि 28 + 28 56 हो जाएगा। इसीलिए वो दोनों सीटें जीत सकता है। अब चूंकि जेएमएम के पास में कुल 34 विधायक हैं, तो ऐसे में जेएमएम का एक उम्मीदवार जो है बड़े ही आसानी से चुनाव जीत जाएगा। और एक उम्मीदवार के जीतने के बाद क्या होगा, फिर जेएमएम के पास 6 अतिरिक्त वोट हैं। दूसरी ओर फिर कांग्रेस के पास 16 विधायक हैं। और ऐसे में क्या होगा, कांग्रेस के लिए सहयोगियों का साथ जरूरी है, जिसमें देखिए जेएमएम के 6, आरजेडी के 4 और सीपीआई-एमएल के 2 वोटों के समर्थन की जरूरत होगी। ऐसा क्यों? ताकि 28 का जो आंकड़ा है वो पूरा हो सके। और ऐसी स्थिति में फिर कांग्रेस के लिए चुनाव जीतने की संभावना है। दूसरी ओर बीजेपी यहां पर एनडीए के पास कह सकते हैं कि 24 वोट हैं और इसीलिए 1 सीट जीतने के लिए भी उसे कम से कम 4 अतिरिक्त वोट चाहिए होंगे। अगर महागठबंधन में लड़ाई हुई तो फिर बीजेपी को इसका फायदा हो सकता है। महागठबंधन एकजुट अगर नहीं रहता है तो बीजेपी जीत भी सकती है। अब सवालों के जरिए आइए इस पूरे खबर को समझिए। देखिए क्या कांग्रेस और जेएमएम में सहमति बनेगी, ये सवाल अभी उठ रहा है। और इसके अलावा सवाल ये भी, क्या महागठबंधन एकजुट होकर के चुनाव लड़ेगा? और सवाल ये भी कि राज्यसभा की जंग में टूटेगा गठबंधन का संतुलन? और झारखंड में क्या फिर शुरू होगी हॉर्स ट्रेडिंग? ये सवाल बना हुआ है राज्यसभा चुनाव को लेकर। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। आईपीएल 2026 में अपने बल्ले का जौहर दिखाने वाले बिहार के लाल वैभव सूर्यवंशी को भारत की T20 टीम में शामिल कर लिया गया। आयरलैंड, इंग्लैंड और एशियन गेम्स के लिए भारत की T20 टीम का ऐलान कर दिया गया है और इस टीम में 15 साल के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी का नाम भी शामिल है। वैभव की इस बड़ी कामयाबी पर हर किसी को नाज है। आईपीएल में धूम मचाने वाले वैभव, अपनी बल्लेबाजी से पूरी दुनिया को लोहा मनवाने वाले वैभव, ऐतिहासिक और अनगिनत रिकॉर्ड अपने नाम करने वाले बिहार के वैभव, 16 पारियों में 776 रन बनाने वाले 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को अब बड़ा इनाम मिला है। अब वैभव सूर्यवंशी की एक साथ 3 टीमों में एंट्री हो गई है। आयरलैंड, इंग्लैंड और आगामी एशियन गेम्स के लिए भारत की T20 टीम का ऐलान कर दिया गया। इस टीम में सबसे बड़ा और चौंकाने वाला नाम 15 साल के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी का है। वैभव ने भारतीय टीम में जगह बनाते ही क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर का पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वो भारत के लिए चुने जाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं।
भारत की T20 टीम में शामिल होने के बाद वैभव के घर समस्तीपुर में जश्न का माहौल है। वैभव के पिता संजीव सूर्यवंशी को अपने बेटे पर नाज है। जी आज बहुत खुश है, पूरा परिवार खुश है, पूरा इलाका खुश है। बच्चा जिस चीज के लिए मेहनत किया, आज उस मेहनत का फल मिला है। देश के लिए खेलने का उसको सौभाग्य मिला है। बस ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि वो देश के लिए खूब अच्छा खेले, खूब मैच जीताए और उसका जितना रन हो देश के काम आए। टीम इंडिया में सिलेक्शन के बाद वैभव सूर्यवंशी को बधाई देने का दौर जारी है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और बिहार विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने भी वैभव को शुभकामनाएं दी हैं। बिहार का लाल है, उसको भगवान और यशस्वी बनावे। हम समझते हैं कि सचमुच में सारे हिंदुस्तान के जितने भी क्रिकेट खिलाड़ियां हैं, सबका रिकॉर्ड वो तोड़ेगा। इस उम्र में इतना बड़ा काम किया है और उनका सिलेक्शन नेशनल लेवल पर हुआ करके है। आने वाले समय में वो अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भी जाएंगे, राष्ट्रीय खेलों में भाग लेंगे जाकर के, उससे बिहार का मान सम्मान बढ़ेगा। आईपीएल 2026 में वैभव सूर्यवंशी ने अपने बल्ले के जौहर से क्रिकेट जगत को चौंका दिया। आग उगलती वैभव की बल्लेबाजी ने सबको हैरान कर दिया। अब वैभव का टीम इंडिया के लिए खेलने का सपना सच हो गया है। बिहार के इस लाल का वैभव पूरी दुनिया में छा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।